हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस बाय कुसुम रस्तोगी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ यूनिट फर्स्ट का जो टीचिंग एप्टीट्यूड, हमने उसके मेजर पॉइंट्स को कवर कर लिया है। और फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम है, इसलिए हम बहुत डीपली नहीं उसको समझेंगे, डीपली नहीं जाएंगे, हर एक सब टॉपिक को कवर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये MCQs का पूरा तैयार किया है। इसमें जो पॉइंट्स में छूट गए हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे। बेसिकली वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, क्योंकि अभी आप MCQs में देख रहे हो जैसे कि MCQs हैं ये लास्ट ईयर के हैं, क्योंकि जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो लास्ट ईयर 2 बार पेपर हुआ है, जून में एंड दिसंबर में। तो जून और दिसंबर दोनों के एग्ज़ाम्स में अगर आपने इसके पैटर्न को एनालाइज किया होगा तो इसमें आपके डायनामिक्स को बहुत देखने को मिला है। मतलब अगर जो है आप कॉन्सेप्ट बेस्ड एकदम चीज़ों को रट के जाओगे तो हो सकता है उससे आंसर आपके नहीं मिले। जैसे स्वयं एंड स्वयं प्रभा से इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, वो ICT में पूछे गए थे, लेकिन वो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, उस सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए मैंने उसको उस यूनिट में पढ़ाया है। बट ICT में भी उसको कवर करेंगे। और जितने भी स्टार्टिंग के चैप्टर हैं जैसे टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ये सब फ्रेंड जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड इनसे क्वेश्चन आएंगे। डायनामिक्स का मतलब है कि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं और जो हमारा चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। मतलब आपको एकदम रटे हुए वन लाइनर नहीं पूछेंगे, क्योंकि कंपटीशन टफ है और वो सभी को याद है, वो सभी कर पाते हैं। इसलिए जो है डायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए पेपर ऐसे सेट किया जाता है कि आप उसका आंसर तभी कर पाओगे जब आपने कॉन्सेप्ट को बेसिक से पढ़ा हो। तो हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को समझा है। और लास्ट ईयर पेपर जो है, जबकि बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी टफ पेपर बना था, बट फिर भी जो है इनके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। इसलिए मैंने इस स्लाइड में, इस वीडियो में केवल जो है प्रीवियस ईयर के मतलब 2019 के ही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जिसमें हमारे जून और दिसंबर दोनों के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। आज आप चाहे तो प्रीवियस ईयर से मैच भी कर सकते हैं। तो मैंने जो है इसको इंक्लूड करने का बेसिकली रीज़न यही है कि आप इसको समझ पाओ कि अब क्वेश्चन पहले की तरह नहीं आते हैं, वन लाइनर नहीं आते हैं। अब आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, अपनी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को यूज़ करके आंसर करना है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये 10 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आप अपने मन में सोच लो कि मुझे हाफ एंड 1 मिनट एंड हाफ, और मतलब 1 मिनट एंड हाफ मैक्सिमम है, आपको उसके अंदर ही आंसर करना है। वैसे तो आंसर इसका 30 सेकंड्स में आना चाहिए, बट अभी हम लोग टाइम ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। अगर फ्रेंड्स स्पेलिंग में या टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो तो इसको इग्नोर करके आप समझने की कोशिश करना, बिकॉज़ ये बहुत जल्दी में टाइप किया है तो हो सकता है। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उच्च शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुपूरण के विकास को सही प्रतिबिंबित करता है। मतलब इन्होंने पूछा है कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसका सीक्वेंशियल डेवलपमेंट क्या है, यानी वो कैसे स्टार्ट होके अब कैसे है। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि टीचर जो हमारे ओल्ड टीचिंग मेथड से न्यू टीचिंग मेथड्स को या ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन पढ़ा है, तो उसी पे बेस्ड है कि कैसे ये स्टार्ट से एंड तक। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग सोच लो और उसके बाद आंसर टिक करो। इसमें जो है बी ऑप्शन, जो हमारा टेक्स्ट बुक से स्टार्ट होके ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपने सिर्फ इतना भी पढ़ा है कि ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में था, यानी पहले हम बुक्स को, हमारा जो सोर्स ऑफ लर्निंग होता था वो बुक्स होती थी, और अभी हम किससे जो है पढ़ना प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन चैनल बहुत सारे हो गए हैं जिससे हम ज़्यादा पढ़ते हैं, या मतलब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है वो ऑफलाइन टू ऑनलाइन हो गया है। तो आप अगर इन दो चीज़ों को भी ध्यान में रखोगे तभी आप करेक्ट ऑप्शन टिक कर पाओगे। अदरवाइज़ वैसे ये बी ऑप्शन जो है टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, इसके बाद कस्टमाइज लर्निंग मटेरियल्स, या फिर इनको आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड भी कह सकते हैं। देन मॉड्यूलर मटेरियल एंड ऑनलाइन मेथड, यानी पहले हम लोग जो टेक्स्ट बुक्स होती थी, पाठ्य पुस्तक होती थी, उनको पढ़ते थे, फिर अभिग्रम अधिगम सामग्री को यूज़ किया गया, फिर मॉड्यूलर यानी मॉडल्स वगैरह को साइंस पे जैसे यूज़ करते हैं, अभी भी करते हैं, वैसे यूज़ करने लगे। और अब ऑनलाइन
मेथड्स को यूज़ किया जाने लगा है बहुत सारे बच्चों को चीज़ें समझाने के लिए, तो कि बेटर वे में वो समझ सके चीज़ों को और लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सके। तो पाठ्य पुस्तक से लेके हमारा ऑनलाइन वाला जो मेथड मैच कर रहा है वो हमारा बी ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, नीचे दिए गए 2 सेटों में से सेट 1 जो है शिक्षण के स्तर, और जबकि सेट 2 में प्रमुख विवरणीय बिंदु, यानी सेट 1 में लर्निंग लेवल्स एंड सेकंड में मेजर डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स को दिया गया है। तो इसमें हमें मैच करना है 4 मैच द फॉलोइंग के लिए 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा ऑटोनोमस लेवल, और सेकंड है हमारा सेकंड है हमारा मेमोरी लेवल, थर्ड है हमारा अवेकनिंग लेवल या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड फोर्थ है हमारा डिस्कस्ड थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसके लिए जो है सेट सेकंड में हम लोग देख लेंगे प्रॉब्लम रेजिंग या समस्या उठाना, इमोशंस एंड इमोशनल भाव और भावनाएं, थर्ड है रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, तथ्यों को याद रखना, फोर्थ है हमारा सीइंग रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल, तथ्यों और उनके उदाहरणों में संबंध देखना, एंड फिफ्थ है हमारा इंक्लूसिव लर्निंग या समकक्षी अधिगम। तो इसमें जो है हम लोग मैच करना है। मैंने आपको स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल पढ़ाया हुआ है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल का काम होता है चीज़ों को याद रखना। तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम उनके बीच में रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स के बीच में। तो ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। डी वाला हमारा डिस्कस थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग में हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम रेज करते हैं। स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम अपने मतलब क्वेश्चंस को पुट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर विचार करके उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो ये प्रॉब्लम रेजिंग जो है हमारा डिस्कस थिंकिंग में आएगा। एंड ऑटोनोमस लेवल में हमारा इमोशंस एंड इमोशनल आएगा, जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट का। तो जो है ये हमारा सही सीक्वेंस है, इसको आप मैच कर लो। एंड इसके बाद जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अधिगम व्यवहार की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और जब मैंने लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ाया था तो बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन बनना कंपलसरी है, मतलब बनता ही बनता है। आप किसी भी सेट को उठा के देख सकते हो, भले डायरेक्ट वे में बना हो या इनडायरेक्ट वे में बना हो। तो विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है, विद्यार्थी तत्काल पढ़ाए गए तथ्यों को याद करता है, विद्यार्थी अपने बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं जो है सोचता है, विद्यार्थी अनेक तरीक़ों से अर्थ की व्याख्या करता है, विद्यार्थी पढ़ाए गए पाठ को सही अनुक्रम में उदाहरण देता है। तो इसमें हमारे कुछ कोट्स दिए गए हैं। तो पहला जो है हमारा विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य सूचना देता है, ये सही है। वो अपने स्वयं के वर्ड्स को यूज़ करके फैक्ट्स को याद करके फिर उनको अपने वर्ड्सों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ठीक। सेकेंड है हमारा पढ़ाए गए तथ्यों को याद रखता है। याद करना हमारा फ्रेंड्स मेमोरी लेवल में है, स्मृति स्तर पे है, तो ये नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। फिर इसके बाद सी है, विद्यार्थी अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए अपने फैक्ट्स देता है, अपने तरीके से एग्जांपल्स देता है, एक्सप्लेन करता है। तो ये भी जब भी वो अपने तरीक़ों से चीज़ों को करता है, यानी फैक्ट्स हमने याद कर लिए, उसके बाद हम चीज़ों को अपने लेवल पे कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है, चीज़ों को समझने के लिए अपने लेवल पे करना। तो ये हमारा हो जाएगा। एंड विद्यार्थी अनेक तरीक़ों से अर्थ की व्याख्या करता है, जो उसने अर्थ समझा है, जो उसने परिभाषा याद की है, उनकी व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लोर करना, ये भी इसी में आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है। तो हमारा ए ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ए सी डी हमारा है फोर्थ ऑप्शन में, डी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स आर यूज्ड एट द कम्प्रिहेंशन लेवल इन टीचिंग। कम्प्रिहेंशन लेवल पे कौन से जो आउटकम्स हैं वो यूज़ होते हैं, इसमें से बताना है। तथ्यों को लंबे समय तक प्रत्याय स्मरण और धारण रखना। लंबे समय तक अगर हम रिकॉल कर सकते हैं तो ये मेमोरी लेवल पे है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं है। तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखना, ये हो सकता है, हो कह सकता है ये है कि रिलेशनशिप्स को हम किस में देखते हैं, नेचर ऑफ फैक्ट्स को हम किस में देखते हैं, कम्प्रिहेंसिव लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल पे।
विचारों का रचनात्मक निर्माण और आलोचनात्मक व्याख्या। रचनात्मक निर्माण जो है ये हमारा क्रिटिकल थिंकिंग में आता है, तो ये हमारा 3rd लेवल जो है उसमें है। तथ्यों और सूचनाओं पर प्रभुत्व, बिटवीन फैक्ट्स इन इंफॉर्मेशन डोमिनेंस लेवल, ये नहीं है, तो हमारा 2nd ऑप्शन जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण और अधिगम के मध्य अंतर करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग के बीच जो है क्या चीज़ डिफरेंस है? इसमें जो है देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग क्या होता है, एक नैरो टर्म है एंड लर्निंग ब्रॉड टर्म है। टीचिंग में से टीचर जो टीच करता है या कंटेंट प्रोवाइड करता है या लेक्चर्स प्रोवाइड करता है उसको इनपुट किया जाता है, बट लर्निंग लाइफ टाइम का प्रोसेस होता है। लाइफ टाइम हम उसको सीखते रहते हैं और टीचर भी सीख सकता है, स्टूडेंट भी सीख सकता है, और लर्निंग जो है एक हमारा सोशल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसलिए जो है हमारा पहला ऑप्शन तो सही होगा, टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज़ अ प्राइवेट एक्ट। लर्निंग अपने अंदर से होता है, टीचिंग जो है वो सोशली हम लोग करते हैं। टीचिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग, टीचिंग डजंट इन्वॉल्व्स लर्निंग, टीचिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक, टीचिंग लर्निंग का पार्ट है, लर्निंग टीचिंग का पार्ट नहीं है। ठीक, लर्निंग इज़ अ ब्रॉड टर्म, तो हमारा 2nd ऑप्शन गलत है। शिक्षण बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के समान है। शिक्षण बिना अधिगम प्राप्ति के हो सकती है, शिक्षण बिना अधिगम प्राप्ति के हो सकती है, बिना लर्निंग के टीचिंग नहीं हो सकती। अब फ्रेंड जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक टीच किया तो इसके लिए मैंने भी लर्न किया होगा, कहीं ना कहीं से मैंने भी चीज़ों को सीखा है। तो ये डी ऑप्शन और बी ऑप्शन ये दोनों गलत हैं, बाकी सभी फॉलो करते हैं। शिक्षण अधिगम शिक्षार्थी की ओर लक्षित है जबकि अधिगम प्राय स्वयं के लिए। शिक्षण जो है वो क्या होता है, लर्निंग और शिक्षार्थी के लिए होता है, स्टूडेंट के लिए होता है, जबकि अधिगम जो है अपने लिए होता है, अपने सीखने के लिए होता है। तो हमारा बी डी ऑप्शन गलत है, यानी ए सी और ई जिसमें होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन है ऑप्शन ए, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। ये कोड दिए गए हैं ये, और देखिए जब ऐसे कोड दिए जाते हैं तो कंफ्यूजिंग होता है, यही डायनामिक्स है, इन्हीं को हमें समझना है। अगर ये 4 ऑप्शन होते तो एक को लगाना इजी होता है, लेकिन जब 5-6 ऑप्शन दे दिए जाएँ और उसमें से 2 या 3 को चुनना हो तो वो थोड़ा सा टफ होता है। तो यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। इसके बाद है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है? कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है, इसको हम लोग देख लेते हैं। छात्रों की समझदारी की जांच के लिए प्रश्न पूछना, छात्रों की प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना, छात्रों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना, सीखने में लगने वाली समयावधि के बारे में लचीलापन, छात्रों के व्यवहार में प्रतिक्रियात्मकता। तो ये जो प्रभावी शिक्षण का इफ़ेक्टिव लर्निंग का कौन सा पार्ट नहीं है इफ़ेक्टिव टीचिंग का? तो आस्किंग क्वेश्चंस ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आस्क नहीं होंगे तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बेटर नहीं होता है। उसके बाद प्रोवाइडिंग फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी, लर्निंग टाइम पीरियड में फ्लेक्सिबिलिटी होना भी ज़रूरी है। हम उसको बहुत बाउंडेड नहीं कर सकते हैं, हमें ये नहीं सोचना होता है कि हमें इस चैप्टर को 1 घंटे में या 2 दिन में कवर ही करना है। हम अगर अच्छे से स्टूडेंट अच्छे से इंगेज हैं, लर्न कर रहे हैं, तो वो टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हम उसको अकॉर्डिंग टू सर्कमटेंसेस, अकॉर्डिंग टू लर्निंग सर्कमटेंसेस हम आगे पीछे कर सकते हैं। एंड 4th वाला जो है रीएक्टिविटी, ये इफ़ेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं है, तो इसको जो है हम लोग इफ़ेक्टिव टीचिंग एलिमेंट नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। एंड बाकी सभी है सही हैं, तो हमें नहीं गलत बताना था। ये चीज़ भी स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी कि आप लोग कौन सी मिस्टेक्स बहुत करते हैं, जो कि मैंने खुद देखी है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, और मेरे साथ के जितने लोग होते हैं तो पता चलता है कि हाँ किसने क्या गलती की है। तो ये नहीं वर्ड जो है बहुत बच्चे मिस कर देते हैं और फिर उस चक्कर में जल्दी में गलत आंसर कर देते हैं स्ट्रेस में आके। तो नहीं, आपको देखना है कि नहीं पूछा गया है। इसको चाहे तो आप अंडरलाइन कर लेना, ऑनलाइन में आप इसको एकदम ध्यान से देख लेना कि नहीं वाला वर्ड हो आपको करना है। ठीक, इसके बाद जो है आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभाग की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहेली सत्र को अपनाता है। A college teacher motivator adopts a question puzzle session to boost the pace of participation. Which what form of assessment will this be taken as? यानी अगर महाविद्यालय में कोई शिक्षक है, कोई टीचर है, और वो जो है
कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए और मोटिवेशन करने के लिए जो है पज़ल को सॉल्व कराता है, तो उसमें किस तरह का मूल्यांकन होगा। तो असेसमेंट हम लोग टाइप्स ऑफ असेसमेंट हम लोगों ने आई थिंक देखा है, अगर नहीं देखा तो देख लेंगे। तो इसमें कौन सा असेसमेंट होगा, ये फॉर्मेटिव होगा। फॉर्मेटिव इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए हम जो है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए फ्रेंड्स ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनावादी उपागम में यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है ये वैसे तो अलग, ये बहुत मतलब डीपली इन्होंने पूछा हुआ है टीचिंग अप्रोच में, टाइप्स ऑफ टीचिंग अप्रोच में इसको यूज़ करते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगी क्योंकि ये काफ़ी मैंने एनालाइज़ किया है कि टीचिंग एग्ज़ाम्स में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये हमारा जो है 5E पे बेस्ड होता है, बट यहाँ पे 5E नहीं दिया गया है, ईजी, इसको थोड़ा सा टफ बना दिया गया है। बट कंपटीशन का मतलब इंगेज होना होता है, तो इंगेज अगर इसकी जगह पे इंगेज कर लेंगे तो, और इंटरप्रिटेशन की जगह पे डी वाले ऑप्शन में कंपटीशन की जगह इंगेज कर लेंगे और इंटरप्रिटेशन की जगह एक्सप्लेन कर लेंगे, तो हमारा ये 5E जो है ये हमारा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले इंगेज होते हैं बच्चे, फिर एक्सप्लोर करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं, एंड देन उसके बाद एक्सटेंशन यानी उस जो हमारा नॉलेज गेन हुआ है उसको अप्लाई करते हैं। और हिंदी में ये है संलिप्तीकरण, अन्वेषण, व्याख्या, मूल्यांकन एवं विस्तारण। हिंदी में तो ईजी, समझना ईजी है क्योंकि जिन बच्चों को संलिप्तीकरण का मतलब पता होगा तो वो समझ जाएंगे कि इंगेज होना होता है। एंड इंग्लिश में फोर्थ ऑप्शन है, हिंदी में भी फोर्थ ऑप्शन है। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा टीचिंग के दौरान होता है। मतलब जैसे 1 साल का है, 1 साल का पूरा सेशन है, पूरा सत्र है, तो उसमें मतलब 1 यूनिट का ले लिया, फिर 2 यूनिट का, मतलब जो ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट बीच बीच में किया जाता है टीचिंग के दौरान ही, ओरल और रिटन फॉर्म में। तो ये जो है शिक्षण के दौरान किया जाता है, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है 10th क्वेश्चन इस स्लाइड का, इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है, यानी जो हमारा ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कॉग्निटिव फीचर ऑफ द लर्नर का नॉन कॉग्निटिव फीचर कौन सा है। मैंने आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बताया था कि कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, तो जिसमें भी हमारा मेंटल प्रोसेस इंक्लूड होता है, जो भी हमारे संज्ञान में है, जो भी हम जिस चीज़ को समझ सकते हैं, जान रहे हैं और सोच विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, वो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस में आता है। तो कॉग्निटिव फीचर कौन सा नहीं है, मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, आइडेंटिफाइंग इम्पॉर्टेंट सेंसरी इनपुट्स भी है, बिलीविंग इन द ट्रूथ, सत्य में विश्वास करना, ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव फीचर नहीं है। ठीक है, ये मतलब डिपेंड करता है कि आपकी जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं, एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, ट्रुथ में बिलीव है या नहीं है, ये वेरी करता है लर्नर टू लर्नर, एंड ये हमारी पर्सनैलिटी पे भी वेरी करता है। तो ये हमारा फ्रेंड 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, एंड आप देख रहे हो कि ये मतलब पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। इसके लिए आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। आपने मेरी अगर लेवल्स ऑफ टीचिंग वाली वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट वीडियो ही थी, मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, तो आप वो देख लेना ज़रूर, इससे आप काफ़ी क्वेश्चन कर पाओगे। और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। अदरवाइज़ आप ये सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो, जबकि ये काफ़ी एज़ कम्पेयर प्रीवियस ईयर्स दैट वाज डिफ़िकल्ट, उसके बाद भी जो है हम लोग कर पा रहे हैं। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और बगल में बेल आइकन से न्यू वीडियोस के अपडेट्स के लिए उसको आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, और अपनी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ। और जो गलतियाँ वो करते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर 1900 से लगाना स्टार्ट कर दिया या 2000 लगाना स्टार्ट कर दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो आप समझ पाओगे कि क्या रियल डायनामिक्स है, क्या करंट
सिनेरियो है एग्ज़ाम का यूजीसी का, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। हम लोग को फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो काम में आना है सिर्फ उसी को पढ़ना है। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।